हेलो स्टूडेंट, आई एम दिव्या कथिरियान। जैसे कि हम लोग कंटिन्यू करें हमारा चैप्टर नंबर 12 एंड इट्स बिजनेस एनवायरनमेंट। तो जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन की, तो लिबरलाइजेशन हम लोग आगे के लेक्चर में देख चुके हैं। आज हम लोग बात करने वाला है प्राइवेटाइजेशन के बारे में। क्लियर? तो देखते हैं कि प्राइवेटाइजेशन का मीनिंग होता क्या है। ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज टू प्राइवेट सेक्टर। यानी कि पहले ऐसा होता था कि जनरली सारे जो भी बिजनेस है, ट्रेड है, वो गवर्नमेंट के जनरली मोस्टली होते थे। क्लियर? और पब्लिक सेक्टर बहुत ही कम था, या तो फिर ऐसा बोल सकते हैं कि हम लोग वो बहुत ही माइनर में था। क्लियर? तो हम लोगों ने क्या शुरू किया प्राइवेटाइजेशन में कि 1991 में जितने भी पब्लिक सेक्टर थे उसको धीरे धीरे उसके शेयर, उसका जो पार्ट है वो हम लोगों ने प्राइवेट सेक्टर को देना शुरू किया। या तो फिर हम लोग उसको शेयर भी सेल कर सकते हैं, या तो फिर उसका कुछ हिस्सा सेल कर सकते हैं, उसको पार्टनर कर सकते हैं। क्लियर? तो ऐसे धीरे धीरे हम लोगों ने क्या किया, पब्लिक सेक्टर का जितना भी मतलब कंट्रोल था वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा प्राइवेट सेक्टर को देना भी शुरू किया। यानी कि पब्लिक सेक्टर के मैनेजमेंट में हम लोगों ने प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया। क्लियर? तो उसका कॉन्सेप्ट क्या है? आफ्टर इंडिपेंडेंस it was expected that a public sector will play major role for economy। इंडिपेंडेंस के टाइम पे हम लोगों ने देखा है कि भाई बहुत ज़्यादा उस टाइम नुकसान हुआ था इकोनॉमिकली और फिनेंशियली, और मतलब हमारे जो भी ह्यूमन बींग्स थे उन सब के लिए। क्लियर? तो उस टाइम पे लोग ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो भी पब्लिक सेक्टर है वो इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करे। क्लियर? ऐसा एक्सपेक्टेशन था पब्लिक सेक्टर से। पब्लिक सेक्टर प्रोवाइड द इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी एंड डेवलप द की इंडस्ट्रीज। वो क्या करते थे, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी प्रोवाइड करते थे, और जो भी की इंडस्ट्रीज है यानी कि मेन इंडस्ट्रीज है उसके ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस रहता था उनका। क्लियर? इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस प्राइवेट सेक्टर वॉज नॉट रेडी टू इन्वेस्ट इन सच अ फील्ड वेयर एक्सपेक्टेड रिटर्न वॉज लोअर। और इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ कि भाई प्राइवेट सेक्टर ऐसे रेडी नहीं थे, राजी नहीं थे कि भाई हम ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करें कि जिसमें से हम लोगों को जो रिटर्न है वो बहुत ही कम मिल रहा है। क्लियर? क्योंकि उस टाइम पे बहुत ही लॉस हुआ था और पब्लिक सेक्टर काफी ऐसे थे कि जो ज्यादातर जनरली लॉस में चल रहे थे। क्लियर? देन है गवर्नमेंट स्टार्टेड प्रोवाइडिंग इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी बाय एनकरेजिंग द पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट। गवर्नमेंट ने क्या किया कि भी इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी प्रोवाइड करना शुरू कर दिया ताकि वो उसको एनकरेजमेंट भी मिले पब्लिक सेक्टर को और वो साथ साथ डेवलप भी हो। क्लियर? वेन इज 5 ईयर प्लान इंट्रोड्यूस, हम लोग ऐसा बोलते हैं कि 5 ईयर्स के प्लान ने बहुत ज्यादा काम किया, बहुत ही एग्रीकल्चरली बहुत ही वो मतलब फायदे कारक रहा है हमारे लिए, इंडस्ट्री के लिए भी बहुत ही अच्छा रहा है। क्लियर? तो 5 ईयर पॉलिसी फ्रेम करना गवर्नमेंट ने शुरू कर दिया। तो फर्स्ट एक दो जो 5 ईयर पॉलिसी थी उसमें ज्यादातर इंडस्ट्री के एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस था। फिर देन धीरे धीरे इंडस्ट्री के ऊपर फोकस आना शुरू हुआ और धीरे धीरे सर्विस सेक्टर पे भी फोकस हुआ। क्लियर? तो वेरियस 5 ईयर प्लान इंट्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर गिवन अप मोस्ट इंपॉर्टेंस, और पब्लिक सेक्टर को उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता था। क्लियर? जैसे एग्रीकल्चर, देन इंडस्ट्री एंड देन सर्विस सेक्टर्स। देन post 1991 as a part of economic policy privatization was also accepted। और 1991 में जो हम लोगों को ये गोल्डन पॉलिसीज मिली तो उसमें हम लोगों ने क्या कर दिया कि प्राइवेटाइजेशन को भी एक्सेप्ट करना शुरू किया। क्लियर? क्योंकि ऑफकोर्स अगर हमें बैलेंस वाला डेवलपमेंट चाहिए, फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी चाहिए थी, वो सिर्फ पब्लिक सेक्टर से नहीं आ सकती थी। क्लियर? दैट्स वाई द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर्स चेंज। क्योंकि हम लोगों ने प्राइवेट सेक्टर को इंट्रोड्यूस करना शुरू किया, एक्सेप्ट करना शुरू किया, मर्ज करना शुरू किया, तो पब्लिक सेक्टर के रोल जो पहले थे 1991 के पहले थे अब वो सेम नहीं रहने वाले हैं, वो चेंज होने वाले हैं बिकॉज ऑफ प्राइवेटाइजेशन। क्लियर? Then a continuous loss making unit have been a change and few others were lost। क्लियर? बहुत सारे ऐसे प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर थे कि जो कंटिन्यूसली लॉस ही कर रहे थे। क्लियर? और या तो फिर ऐसे थे कि बहुत ही कम वो प्रॉफिट का मतलब कमा रहे थे, कुछ तो ऐसे थे कि जिनका सर्वाइव होना भी बहुत ही मुश्किल था। क्लियर? मैनी पब्लिक सेक्टर्स ऑफर्ड इक्विटी शेयर टू जनरल पब्लिक।
बहुत सारी कंपनी ने ऐसा भी किया कि पब्लिक को भी उन लोगों ने शेयर ऑफर किए कि वो डायरेक्टली वहां पे शेयर परचेस करके इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्लियर। एंड इंक्रीज द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, और उन्होंने क्या किया, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप शुरू किया। जैसे हम लोग देख सकते हैं कि आज सिवाय रेलवे बहुत सारे, मतलब या तो फिर बोल सकते हैं कि सब कि ऐसे मतलब सेक्टर्स है कि जिसमें हम लोग शेयर परचेस कर सकते हैं, क्लियर, अगर वो रजिस्टर्ड है तो। हाँ, फिर ऐसा नहीं है कि ये शॉप है मुझे उसके शेयर परचेस करने, नहीं, अगर वो लीगली रजिस्टर्ड है तो हम लोग उसके शेयर परचेस कर सकते हैं, अगर उन लोगों ने पब्लिक के लिए रखे हैं तो, क्लियर। तो एट दैट टाइम भी वही था कि पब्लिक सेक्टर जो है वो जनरली लॉस कर रही थी, तो उसको रिकवर करने के लिए, उसको सरवाइव करने के लिए ये पॉलिसी फ्रेम की गई कि भी हम लोग पब्लिक को भी उसमें इन्वॉल्व करते हैं, प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व करते हैं, और उसका जो बॉन्डिंग है वो स्ट्रांग भी होगा, साथ साथ में हम लोगों को दोनों को फिनेंशियली फायदा भी होगा, क्लियर। और आज की डेट में भी हम लोग देख सकते हैं कि जो रेलवे का डिपार्टमेंट है वो हम लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे स्ट्रगल कर रहा है। ऐसा नहीं है कि जितने बाकी सेक्टर्स प्रॉफिट कर रहे हैं वो उतना प्रॉफिटेबल नहीं है, क्लियर। वो गवर्नमेंट चला रही है क्योंकि वो बहुत ही कम दाम में ज्यादा फैसिलिटी लोगों को प्रोवाइड करना चाहती है, सो दैट्स वाई, क्लियर। फिर देन आफ्टर है, when shares are sold to private enterprise it was known as privatization। जब भी हम हमारी कंपनी, यानी कि फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट की जो पब्लिक कंपनी है वो प्राइवेट को ऐसा इंस्टीट्यूट है या फिर ऐसी कोई कंपनी है जिसको शेयर सेल करेगी, तो वो क्या हो जाएगा, प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, क्लियर। देन है when public sector unit offer its capital for participation of a general public and it's known as a disinvestment। अगर वो जनरल पब्लिक को अलाउ करती है कि भाई अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो तो वो क्या हो जाएगा, डिसइन्वेस्टमेंट हो जाएगा। और अगर वो कोई प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करती है तो वो क्या हो जाएगा, प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, क्लियर। देन अनदर इंपॉर्टेंट रीजन फॉर प्राइवेटाइजेशन इज इंक्रीजिंग इनएफिशिएंसी एंड नॉन अचीवमेंट ऑफ टारगेट। जैसा मैंने बोला कि इंडिपेंडेंस के टाइम बहुत सारे ऐसे पब्लिक सेक्टर थे कि जो जनरली लॉस कर रहे थे या तो फिर प्रॉफिट नहीं कर रहे थे, इक्विलिब्रियम पे थे, नो प्रॉफिट नो लॉस, या तो फिर कुछ ऐसे थे कि जो सर्वाइव ही नहीं कर सकते थे, क्लियर। तो उसके चलते हुए उसकी एफिशिएंसी इतनी नहीं थी कि वो लोगों को उतना प्रोडक्शन, जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई कंप्लीट कर पाए, क्लियर, या तो फिर प्रॉफिट कर पाए, अच्छी सैलरी दे पाए, क्लियर। तो उसके वजह से भी प्राइवेटाइजेशन की नीड थी। देन है रीजन फॉर इनएफिशिएंसी इन पब्लिक सेक्टर। अब पब्लिक सेक्टर में इनएफिशिएंसी आई कैसे, तो फर्स्ट वन है ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी का सिंपल मीनिंग क्या होता है कि गाइस जनरली गवर्नमेंट बनती कैसे है, इलेक्टेड पब्लिक से, क्लियर। इलेक्शन होता है, जो पब्लिक जीतता है वो सीट पे आता है, पावर पे आता है, क्लियर। तो यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी में क्या होता है कि कभी कभी इलेक्टेड पर्सन डिसीजन नहीं लेते हैं, स्टेट का जो ऑफिशियल ग्रुप होता है स्टेट गवर्नमेंट का वो डिसीजन लेते हैं, तो ये है ब्यूरोक्रेसी, क्लियर। तो इस टाइम पे क्या होगा कि भाई चलो इलेक्टेड बंदा आया है वो ज्यादा एफिशिएंट होगा, लेकिन वो कुछ मामले में डिसीजन ले ही नहीं सकता है, तो ऑफ कोर्स हमें पता है क्या होने वाला है, क्लियर। देन है एब्सोलेट टेक्नोलॉजी, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। हम उस टाइम पे टेक्नोलॉजी में बाकी बहुत सारे ऐसे कंट्री थे जिसके कंपेयर में बहुत ही डाउन थे, क्लियर। तो उसके वजह से भी क्वालिटी प्रोडक्शन इतना ज्यादा बल्क में हम लोग नहीं बना पाते थे। देन राइजिंग करप्शन। हमें पता है कि इंडिया में बहुत सारा करप्शन होता है हर लेवल पे, मतलब अगर आपको कोई गवर्नमेंट काम निकलवाना है, आपको काम करना है, तो आपको हर स्टेज पे ऐसी सिचुएशन फेस होगी कहीं ना कहीं। अगर आप बहुत बड़ा काम कर रहे हो तो छोटे छोटे कामों में ऐसा बहुत कम दिखाई देने को मिलता है, क्लियर। एब्सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी, यानी कि अकाउंटेबिलिटी मतलब गुडविल, वन टाइप ऑफ कि आपकी एक इमेज है पब्लिक के अंदर, क्लियर, कि भाई चलो ये कंपनी है मतलब भरोसा कर सकते हैं, क्लियर। तो वो अकाउंटेबिलिटी की भी कहीं ना कहीं थोड़ी कमी थी, लोग भरोसा नहीं कर पा रहे थे, क्लियर। ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ अ लेबर यूनियन। एट दैट टाइम लेबर यूनियन के लॉ बहुत ही कम थे, या तो फिर उनको ऐसा लगता था कि भाई हमारे साथ कुछ अनजस्टिस हो जाएगा एंड ऑल दैट। तो जो भी लेबर्स होते थे उनका एक यूनियन होता था, उनके लीडर्स होते थे, तो उनका इन्फ्लुएंस भी बहुत ज्यादा होता था कि वो भाई चलो आज हो गया कि भाई स्ट्राइक कर देंगे, कोई नई डिमांड कर देंगे एंड ऑल दैट, क्लियर। देन अ पॉलिटिकल इंटरफियरेंस। कहीं पे भी बहुत बड़े बड़े बिजनेस है तो वहां पे ज्यादा पॉलिटिकल इंटरफियरेंस भी रहता था। तो ऐसी कुछ चीजों के चलते हुए पब्लिक सेक्टर जो है वो प्रॉपरली काम नहीं कर पा रही थी, और जिसका रिजल्ट मिला हम लोगों को उनकी इनएफिशिएंसी के फॉर्म में, क्लियर।
देन है फेवरेबल इफेक्ट्स ऑफ अ प्राइवेटाइजेशन। अब प्राइवेटाइजेशन लाने के वजह से अच्छी इफेक्ट क्या आई, क्लियर, तो है राइज इन अ प्रोडक्टिव एफिशिएंसी। अब प्राइवेटाइजेशन आ गया यानी कि कंपटीशन हो गई। अब कंपटीशन में ऑफ कोर्स अगर आपको टिकना है तो आपको अच्छी चीजें देनी पड़ेगी, क्लियर, तो वहां पे क्या हो गया, एफिशिएंसी आ गई, क्लियर। वो लोग सब ध्यान रखते हैं कि भाई चलो ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे साथ दो और कॉम्पिटिटर्स है, अगर हम गलती करेंगे वो चल जाएंगे, क्लियर, हम नहीं चल पाएंगे। तो एफिशिएंसी बहुत अच्छी हो गई प्राइवेटाइजेशन के आने की वजह से। देन एब्सेंस ऑफ अ पॉलिटिकल इंटरफियरेंस। अगर कोई इंस्टीट्यूट प्राइवेट है तो जिसमें पब्लिक डोमिनेंस यानी कि गवर्नमेंट का डोमिनेंस कम होगा। हाँ, गवर्नमेंट के कुछ रूल्स रेगुलेशन लॉ होंगे जिसको हमें फॉलो करना है, लेकिन अगर आप ये फॉलो कर देते हो तो वो इंटरफियरेंस नहीं करेंगे आपके काम में, क्लियर, अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो। देन ए क्वालिटेटिव गुड्स एंड सर्विसेज। ऑफ कोर्स प्राइवेटाइजेशन सिचुएशन आ गई तो वो पब्लिक सेक्टर के हिसाब से थोड़ा प्राइस ज्यादा लेती है, लेकिन वो गुड सर्विसेज अच्छी क्वालिटी का देती है और उसको देना ही पड़ेगा, क्योंकि 10 और लोग खड़े हैं लाइन में, अगर आप अच्छा नहीं प्रोवाइड करोगे लोग वहां से खरीदेंगे, क्लियर। तो ऐसे कंपटीशन में भी फायदा अल्टीमेटली कस्टमर का हो रहा था, और धीरे धीरे जैसे कंपटीशन बढ़ती गई तो उन लोगों को क्या हो गया, लो प्राइस में अच्छी क्वालिटी मिलने लगी। देन है यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। ऑफकोर्स प्राइवेट सेक्टर है तो जिसके पास बजट अपना उन लोगों ने डिसाइड किया होगा, पूरा प्रॉपर प्लानिंग स्ट्रेटेजी वगैरह सब कुछ है, तो वो टेक्नोलॉजी भी बहुत अच्छी यूज करते हैं ताकि जो प्रोडक्ट है या फिर कोई और चीजें है, सर्विसेज एंड ऑल दैट, तो उसमें हमें उस टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट दिखता था कि भाई उसका फिनिशिंग अच्छा है, उसका मतलब वो परफेक्ट है, वो परफेक्टनेस दिखता था उसमें, क्लियर, क्वालिटी में, क्वांटिटी में, सब में। फिर देन आफ्टर है हिरार्चिकल सेटअप फॉर अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मतलब गुडविल, क्लियर, जिसकी जितनी इंपॉर्टेंस है उसको उतना इंपॉर्टेंस दो, क्लियर। गवर्नमेंट सेक्टर में जनरली ऐसा होता है कि सबको सेम इक्वालिटी में इंपॉर्टेंस मिलती है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं था, नहीं, जो चीज ज्यादा जरूरी है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दो, क्लियर, क्योंकि हमें लोगों के दिमाग में अपना छाप छोड़ना है, क्योंकि हमें गुडविल क्रिएट करना है कि भाई लोग फिर हम लोगों को ब्रांड से ही जानने लगे कि भाई चलो ये कंपनी है, भरोसा कर दो आंख बन के कि उनका अच्छा ही आएगा, क्लियर। फिर देन आफ्टर है क्रिएशन ऑफ अ कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। जैसा मैंने बोला कि प्राइवेट सेक्टर के जंप लाने की वजह से बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स मार्केट में आ गए थे, सेम प्राइस की सेम वैरायटी में आपको 10 चीजें आसानी से मिल सकती थी, क्लियर। तो ऑफकोर्स कंपटीशन है, लोग क्वालिटी अच्छा देना ट्राई करेंगे, ज्यादा से ज्यादा कम प्राइस में देने की कोशिश करेंगे, क्लियर, तो अल्टीमेटली फायदा कस्टमर का हो रहा था। फिर देन आफ्टर है एडवांटेज ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब प्राइवेट सेक्टर जनरली कोई भी चीज अगर इंट्रोड्यूस करता है या तो फिर कोई भी चीज नहीं लाता है या तो फिर वो अपनी जो भी चीज रेगुलरली चलाता है वो टाइम टू टाइम वो अपडेट रहता है, रिसर्च करता है, क्लियर, और उसका रिसर्च वो प्रोडक्ट में या फिर उसके बिजनेस में भी लाता है, तो उसका भी फायदा लोगों को हो रहा था। देन एडवांटेजेस ऑफ इनोवेशन एंड मॉडर्नाइजेशन। धीरे धीरे जो पब्लिक सेक्टर नहीं कर पा रही थी, मॉडर्नाइजेशन, इनोवेशन, नए आइडियाज, क्लियर, तो वो प्राइवेटाइजेशन ने कर दिया। देन है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अगर आपको कॉस्ट कम करना है, आपका प्रोडक्ट का प्राइस कम करना है, तो हमें कॉस्ट कम करना पड़ेगा। कॉस्ट कम करना है तो ट्राई करो वेस्टेज कम से कम हो, और अगर वेस्टेज कम करना है तो ट्राई करो कि कोई भी एक चीज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो, क्लियर। हो सकता था कि भाई चलो पब्लिक सेक्टर में इतना ध्यान रखने वाला कोई होता नहीं था, तो वो लोग क्या करते थे, इतना ध्यान नहीं देते थे यूटिलाइजेशन के ऊपर, क्लियर। और प्राइवेट सेक्टर ने क्या कर दिखा है कि भाई एक ही चीज को अगर आप 10 तरीके से यूज कर सकते हो तो वो करो, क्लियर, तो वो है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन। देन अवेलेबिलिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी। जैसे जैसे बिजनेस डेवलप होने लगे, प्रॉफिट होने लगा, तो धीरे धीरे वो लोग भी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी को डेवलप करने लगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग कहीं पे भी हमारा कंपनी खोल रहे हैं तो वहां पे ट्रांसपोर्टेशन अगर अच्छा नहीं है तो वो क्या करेगी, वो खुद सड़कें बना लेगी गवर्नमेंट से सब्सिडी लेके, क्लियर। तो ऐसे उनको तो फायदा होगा ही होगा, लेकिन वहां के आसपास के जितने लोग रह रहे हैं उनका भी बहुत फायदा होगा, क्लियर। तो ये हुए हमारे सारे फेवरेबल इफेक्ट्स। गाइस ये भी खास याद रखना कि इसमें शॉर्ट फॉर्म, ईयर, डेट्स, वो सब 1 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही है, लेकिन इसमें आपको फेवरेबल इफेक्ट्स यानी कि एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, या तो फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो
फेवरेबल इफेक्ट, पॉजिटिव इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट, क्लियर। ऐसे करके भी आपको 2 मार्क में क्वेश्चन पूछे जा सकता है या फिर 3 मार्क में क्वेश्चन पूछे जा सकता है, क्योंकि ये प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन तीनों के तीनों टॉपिक 3 एंड 2 मार्क क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फिर देखते हैं हम लोग नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन। ऑफ कोर्स एवरी कॉइन हैज 2 साइड, यहाँ पे प्लस पॉइंट है तो माइनस भी होंगे, क्लियर। तो चलो प्राइवेटाइजेशन की वजह से हम लोगों को क्या नुकसान हुआ। देन है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एम्प्लॉइज। जैसा हम लोगों ने देखा कि वो लोग मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना जानते थे, तो ऑफकोर्स वो सिर्फ रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे, अपने एम्प्लॉय का भी करेंगे। पब्लिक सेक्टर जहां पे 10 घंटे काम करवा देती थी, ये लोग क्या करेंगे, 12 घंटे भी काम करवाएंगे, कि 15 घंटे भी काम करो, कि अगर आपको जॉब सिक्योर करनी है। तो वो लोग क्या करते थे, एम्प्लॉय को सैलरी सेम देते थे लेकिन काम ज्यादा करवाते थे, क्लियर। देन मिसयूज ऑफ अ पावर बाय टॉप मैनेजमेंट। हो सकता है क्योंकि हमने देखा पॉलिटिकल इंटरफियरेंस कम है, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करेगा कि भाई उसके पास तो पावर है, तो वो क्या करेगा, वो जैसा चाहेगा वैसा डिसीजन लेगा, वो अपने फेवर को मतलब फुलफिल करने की कोशिश करेगा, क्लियर। देन है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। अब वो सैलरी डिसाइड करेगा और टॉप लेवल मैनेजमेंट जो भी पॉलिसी बनाएंगे वो सबको फॉलो करनी पड़ेगी, क्लियर। और पब्लिक सेक्टर में तो क्या था, गवर्नमेंट बनाती है और सबको फॉलो करना होता है, क्लियर। यहाँ पे क्या होगा कि भाई जो इंटरनल मैनेजमेंट होगा वो टॉप लेवल के हिसाब से चलेगा, तो वो जैसा सैलरी डिसाइड करेंगे वैसा मिलेगा, वो पर आवर का रेट जितना डिसाइड करेंगे उतना मिलेगा, क्लियर। जितनी छुट्टी वो डिसाइड करेगा उतना मिलेगा, तो मतलब उसी के हिसाब से सब कुछ चलेगा। तो हो सकता है कि भी जो एम्प्लॉइज है उसको बहुत ही कम सैलरी मिले, और ऐसा भी हो सकता है कि जो हाई पोजीशन पे उसको बहुत ज्यादा मिले, मतलब इनइक्वालिटी हो सकती है, क्लियर। और ऐसा भी हो सकता है कि भाई जो मतलब पैसे वाले वो बहुत ज्यादा पैसे वाले हो जाएंगे और गरीब है वो बहुत गरीब हो जाएंगे, क्लियर। देन एब्सेंस ऑफ अ जॉब सिक्योरिटी। प्राइवेट सेक्टर में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे ही होती है, क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे बिजनेस है, बहुत सारे ऐसे जॉब्स है जिसमें लीगल वर्क कहीं भी नहीं होता है, कॉन्ट्रैक्ट पेपर वगैरह कुछ साइन नहीं होता है, और कल को उठ के आपके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है। कल को उठ के ये बोल देगी चलो आपको काम के पे आपको मतलब कल से काम पे नहीं आना है, आप फायर हो, आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास लीगल पेपर भी नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट भी साइन नहीं किया। और बहुत सारे मतलब लोग ऐसे ही काम करते हैं, हमारा सिस्टम ऐसे ही चलता है, क्लियर। एक्सेप्ट अगर बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है तो वहां पे ऐसा सिचुएशन होता है, कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑल दैट। बाकी अगर आप छोटी मोटी जॉब करते हो तो वहां पे ऐसा कोई फैसिलिटी नहीं है, तो वो आपको कभी भी निकाल सकते हैं। अगर आप 5,000 में एक महीने में काम करते हो, अगर उसको कोई 4,000 वाला बंदा मिल जाएगा तो वो आपको निकाल देगा, क्यों, उसका तो 1,000 का फायदा हो रहा है, क्लियर। और हम ही क्या कर रहे हैं, जैसा सिचुएशन अभी मार्केट में देखने को मिलता है, हम ही क्या करते हैं कि हम ही एक दूसरे की वैल्यू कम करते हैं कि भाई चलो अगर कोई पोजीशन के लिए 10,000 का सैलरी है, अगर किसी बंदे को जॉब नहीं मिल रही है तो वो क्या करेगा कि मैं 9,000 में काम करूंगा, तीसरा आके बोलेगा मैं 8 में काम कर दूंगा, क्लियर। तो हम ही खुद एक दूसरे की कंपटीशन बनते हैं और हम ही अपना वैल्यू डाउन करते हैं, तो ये एक साइड भी है इसमें। देन कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन। हो सकता है कि कंज्यूमर का शोषण भी हो, क्योंकि हो सकता है प्राइवेट सेक्टर क्या करेगा भाई, अगर वो चीजें बनाता है तो कि भाई ये चीज है इतने में ही बिकेगी, और कंज्यूमर को अगर जरूरी है तो वो लेना भी पड़ेगा, क्लियर। तो उस तरीके से भी एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है। पीरियड इन बिटवीन 1951 to 1991 वाज डोमिनेटेड बाय पब्लिक सेक्टर। ये जो 51 से लेके 91 तक का पीरियड था ना, वो उसमें ज्यादातर गवर्नमेंट कंपनी थी, गवर्नमेंट बिजनेस थे, पब्लिक सेक्टर डोमिनेट था, क्लियर। देन आफ्टर 1991 प्राइवेट सेक्टर डोमिनेशन स्टार्टेड इंक्रीजिंग ड्यू टू प्राइवेटाइजेशन। और 1991 में जैसे प्राइवेटाइजेशन इंक्लूड हुआ, एक्सेप्ट होना शुरू हो गया, तो धीरे धीरे उनका डोमिनेंस भी बढ़ता चला गया, क्लियर। तो ये हुआ हमारा होल प्राइवेटाइजेशन, जिसमें उसका कॉन्सेप्ट भी है, धीरे धीरे उसको एक्सेप्ट किया गया बिकॉज ऑफ इनएफिशिएंसी ऑफ अ पब्लिक सेक्टर्स, एंड इट हैज अ पॉजिटिव साइड ऑल्सो एंड नेगेटिव साइड। आपको पॉजिटिव साइड पूछा जाए, एडवांटेज पूछा जाए, अच्छे इफेक्ट पूछे जाए, प्लस पॉइंट पूछे जाए या फिर नेगेटिव, क्लियर। तो आपको यही लिखना है एज लाइक एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस, क्लियर। 2 मार्क में पूछा जाए तो 4 पॉइंट, अगर 3 मार्क में पूछा जाए तो 6 पॉइंट। अगर आप पर्टिकुलरली मेंशन किया है कि आप 9 पॉइंट मेंशन करो या फिर 8 पॉइंट मेंशन करो, तो आप उसके हिसाब से लिख सकते हो। और ऐसा भी हो सकता है कि आप 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा लिख दो कि अगर आपका 1 गलत हो जाए तो वो बैलेंस हो जाए, क्लियर। तो ये हमारा लेक्चर है वो हम आज यहाँ पे रखते हैं।
आगे का जो हमारा लास्ट टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी सेफ।